हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू किए हैं। तो आज की क्लास में हम जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा का भाग 4 लेकर आए हूँ और जो चैप्टर है चैप्टर 2 है। अब तक मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का भाग 1 और भाग 2 भाग 3 प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाके अभी तुरंत देख लें। बारी बारी से आप लोग हर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो जो लोग इस चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, क्योंकि आप लोगों के पास हर वीडियो तुरंत पहुँच जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। पहला जो है वैदिक कालीन शिक्षा, फिर वैदिक कालीन शिक्षण विधि और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, और बीच में स्किप अगर करके देखेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को अधूरी जानकारी हो गई जो आप लोगों के एग्ज़ाम में नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए, जो इसमें पहला पॉइंट क्या था, यानी वैदिक कालीन शिक्षा, इसको देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? वेदों से। ठीक, वेदों के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान या विद्या की प्राप्ति है। अतः वेदों को समस्त ज्ञान का कोष तथा मोक्ष का साधन माना जाता है। किसको? वैदिक को। ठीक, ये बहुत ही प्राचीन है। और आगे देखिए क्या है इसमें, वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम मानव जीवन की आवश्यकता तथा उपयोगिताओं पर आधारित है। और जो वेदों के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वेद कितने हैं, हमारे वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? यहाँ नीचे देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। ठीक, इनके अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विधाओं का समावेश होता है। अब ऋग्वेद, आइए जान लेते हैं ऋग्वेद क्या होता है। ठीक, तो ऋग्वेद यह जो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है तथा इसमें ज्ञान का अपार भंडार है। इसमें ऋचाओं तथा मंत्रों का रूप में तात्कालिक ज्ञान, विचारधारा, सभ्यता तथा धर्म संबंधी ज्ञान मिलता है। किससे? धर्म से संबंधी ज्ञान मिलता है। इसमें उपासना, प्रार्थना तथा यज्ञ का कार्य प्रमुख होता है। ठीक, इसमें यज्ञ का कार्य जो है प्रमुख होता है। अब ऐसे ही जान लेते हैं कि सामवेद क्या है। सामवेद जो है यह संगीत के एक पाठ्यक्रम के समान है। संगीत के पाठ्यक्रम के समान है। ठीक, और इसका उपयोग यज्ञ तथा उपासना के समय किया जाता है। इसमें छंद तथा काव्य को समझना आवश्यक होता है। और आता है आपका यजुर्वेद। यह जो है कर्म कांड के पाठ्यपुस्तक से भरा पड़ा है। ठीक, इसके अंतर्गत जो है भारतीय धार्मिक तथा लौकिक जीवन का बोध होता है। इसमें जीवन के संबंधित ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। अब आपका लास्ट में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद में वेद आता है। ठीक, इसमें घर से संबंधित कला, कौशल, उद्योग, सुख संपदा आदि से संबंधित विषय सामग्री सम्मिलित है। ठीक, इसके द्वारा पाठ्यक्रम में सांसारिक और भौतिक विषयों को शामिल किया जाता है। आगे देखिए इसमें अब क्या है आगे, वैदिक शिक्षण विधियाँ क्या है। वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था में बालक को गुरु के पास रहना पड़ता था। जो वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था थी उस समय जो बालक थे उनको गुरु के पास रहना पड़ता था। ठीक, वस्त्र, भोजन, अनुशासन या तथा संयम आदि आदेशों का पालन करना बालक का प्रमुख कर्तव्य होता था। ठीक, वेदों के अनुसार शिक्षण संबंधी निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं उनको भी देख लेते हैं। मौखिक विधियां, विवेचन विधि,
प्रवचन आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, चिंतन मनन ध्यान धारण विधि, व्यवहारिक विधि, शास्त्रार्थ विधि तथा स्वाध्याय विधि। तो मौखिक विधि क्या है? ठीक, मौखिक विधि क्या है? इस विधि में जो छात्र वेद की ऋचाओं को मौखिक रूप से स्मरण करता था और उन्हें क्रमिक रूप में उच्चारण करके पढ़ता और धारण करता था। अब आगे ये जो विवेचन विधि क्या है? तो विवेचन विधि में जो है ज्ञान कौशल अनुदेशन और प्रवचन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। कौन? उनके गुरु। और उस ज्ञान को संबंध प्रश्नोत्तर विधि में संश्लेषण तथा विश्लेषण किया करते थे। आगे जो है प्रवचन विधि क्या है? तो प्रवचन विधि जो है उसमें शिक्षक जो छात्रों को कुछ बताते, यानी जो गुरु थे वो छात्रों को कुछ बताते थे, फिर शिष्य जो है उन्हें ध्यानपूर्वक सुनकर उनका चिंतन मनन करके स्मरण करते थे, याद करते थे। ठीक, अब चिंतन मनन ध्यान धारण विधि क्या है? तो इसमें जो ब्रह्मा तथा आत्मा का ध्यान केंद्रित कराया जाता है, ब्रह्म तथा आत्मा का ध्यान केंद्रित करा जाता था। इसके केंद्रीकरण विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीकरण विधि। केंद्रीयकरण विधि। ठीक, आगे क्या है? व्यवहारिक विधि क्या है? इसके अंतर्गत जो दैनिक कर्तव्यों के प्रति जानकारी दी जाती थी, जिसमें यज्ञ संध्या उपासना तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों को लाने का आदेश दिया जाता था। कला कौशल उद्योग व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती थी। और आगे जो है क्या? शास्त्रार्थ विधि। इसमें जो है वेदों के प्रचार के लिए किया जाता था तथा दूसरा उपयोग उपाधि प्रदान करते समय किया जाता था। इसमें प्रश्नों के उत्तर द्वारा छात्र के ज्ञान को आकलन किया जाता था। उनसे प्रश्नों को पूछकर उनके ज्ञान को समझा जाता था कि इनके पास कितना ज्ञान अभी हुआ है। ठीक, स्वाध्याय विधि क्या है? इसके अंतर्गत जो है छात्र कुछ सीखने के लिए स्वाध्याय तथा उसका आत्मसात करते थे। छात्र जितना अधिक स्वाध्याय करते थे उन्हें उतना ही ज्ञान प्राप्त होता था। वेदों में जो है स्वाध्याय तथा आत्मचिंतन से ही वह वेदों का अध्ययन कर सकता था। ठीक, आगे देखिए अब क्या है? आगे देखिए, जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या थी? प्राचीन शिक्षा प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली से सर्वथा क्या है? भिन्न है। यानी उस समय की जो शिक्षा थी और आज की शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक, उस समय जो शिक्षा का प्रचलन था बहुत कम था। शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी, आज जैसे विद्यालय में होती है। जगह जगह विद्यालय खुल गए। उस समय क्या था? उस समय गुरुकुल होते थे। गुरु और शिष्य में निकटता का संबंध था। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे पुत्र और पिता होते हैं उतने ही करीब होते थे गुरु और शिष्य का संबंध। ठीक, आगे देखिए प्रवेश की व्यवस्था क्या थी? यानी गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए या प्रवेश की व्यवस्था क्या थी? तो घर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश लेने के योग्य माना जाता था। और स्थिति क्या थी? यह बस्तियों से दूर नदी के किनारे या वन में हुआ करते थे। यानी जो गुरुकुल होते थे वो बस्तियों के किनारे नहीं होते थे, वो बल्कि नदी के किनारे होते थे, जंगल में होते थे, जहाँ एकांत हो, बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो। ठीक, और उपनयन, इसको मैं रेड लाइन में लिखा हूँ क्योंकि जो ये है आप लोगों का 1 नंबर का पूछा जाता है कि उपनयन क्या होता है। तो उपनयन के समय गुरु बालक का नाम पूछता था और उपयुक्त समझकर उसे आश्रम में भर्ती होती थी। ये आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, यानी वैदिक कालीन
शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास में ईश्वर की भक्ति, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता के उन्नति कर उसे एक उपयोगी सदस्य बनाना था। यही वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, जो देश की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान कर सके। अब वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या थी, आइए एक बार उसे जान लेते हैं। विशेषताएं, ठीक। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मनुष्य की शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। और क्या विशेषता थी कि वैदिक शिक्षा जो थी निःशुल्क थी। आज की शिक्षा में हम लोग क्या देते हैं, फीस देते हैं, ठीक। वैदिक शिक्षा में मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान, एकाग्रता और योग पर जोर दिया जाता था। वैदिक शिक्षा में गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध था, जैसे पिता और पुत्र का, ठीक। अभी आप लोगों को मैं ऊपर बता दिया हूँ। वैदिक शिक्षा में गुरु अपने हर विद्यार्थी पर ध्यान देते थे। तो यही था आज की क्लास में, बस इतना ही पढ़ना था। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा। अब तक जो है 4 क्लास ये आज कंप्लीट हो गया। आप लोग बारी बारी से हर क्लास को देख लीजिएगा। अब अगली क्लास में बौद्ध शिक्षा को पढ़ेंगे। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।